हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जिसका नाम है मासिक चक्र। आइए इस टॉपिक को हम आपको बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि अगर आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस टॉपिक के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक बदलाव है, ये एक चक्र है जो किसमें चलता है। जो प्राइमेट जंतु है, प्राइमेट स्तनधारी जो मादा जंतु है, उनमें ये चक्र चलता है, ये बदलाव आता है। और प्राइमेट स्तनधारी किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमेट स्तनधारी। उनके मादाओं में, आपको पता है मादाओं में क्या होती है, बच्चे पलते हैं। और बच्चे पलने के लिए या बच्चे बनने के लिए उनके शरीर में एक निरंतर बदलाव आता है कुछ समय अंतराल के बाद, है ना। उसी बदलाव को, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या नाम देते हैं? मासिक चक्र, है ना। और ये मासिक चक्र का बहुत सारे अन्य नाम भी हैं। रजोस्राव चक्र, रजोधर्म, मासिक धर्म, माहवारी, ऋतुस्राव, है ना, मासिक चक्र। आइए देखिए, मासिक चक्र स्टार्ट कब होता है? ये 11 से 13 वर्ष के आयु में होता है, ठीक। और इसका जो टाइमिंग है कितने दिनों तक का होता है? ये तो 28 या 29 दिनों तक का होता है। मेनली 28 माना जाता है ना। और खाना का बहुत सारा इस पे प्रभाव पड़ता है। अगर ठीक तरीके खाना नहीं खाया जाता है, इसके जो समय है इसमें बदलाव आ सकता है, बदलाव देखा जा सकता है ना। इसके बाद क्या है कि मासिक चक्र का पहली बार आना किसी महिला में, किसी मादा में रजो दर्शन या मीनार्च कहलाता है। इसके बाद किसी महिला में रजोस्राव का रुक जाना, बंद हो जाना, जब वो कितने 45 से 50 वर्ष की आयु की होती हैं, तब उनमें ये मासिक चक्र, यानी कि अब वो जनन नहीं कर सकती है, मासिक चक्र रुक जाता है। और जब तक जनन होता है तब तक ही ये मासिक चक्र चल सकता है, ठीक है। और मासिक चक्र का अंत होना क्या कहलाता है? रजो निवृत्ति या मेनोपॉज। आगे सुनो। जैसे कि कोई महिला बच्चे पैदा हुए, लगभग 0 साल के हैं, इसके बाद जब वो 11 से 13 वर्ष की आयु की होती हैं, तब उनमें पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है जिसे आप लोग मिनार्च कहते हैं। और ये अंत कब हो जाता है? जब वो 45 से 50 वर्ष की आयु की होती हैं, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जिसे मेनोपॉज कहा जाता है। और इस बीच में वो मादा क्या बनाती है? तो मादा युग्मक बनाती है, अंड कोशिका बना करके स्रावित करते हैं प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान, है ना। और पूरे जीवन काल में एक मादा कितने 400 से 500 मादा युग्मक बनाते हैं। मासिक चक्र के दौरान ही ये मादा युग्मक का निर्माण हो पाता है। कैसे हो पाता है, अभी आने वाले कुछ समय में आप समझ पाएंगे। आगे सीखिए। एक चीज आपको बेसिकली याद रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई मादा गर्भवती है, उन समय में मासिक चक्र उनमें नहीं चलता है। इसके बाद प्रसव होने के बाद, प्रसव माने कि बच्चे की जस्ट डिलीवरी होने के बाद लगभग 6 महीने तक उनमें मासिक चक्र नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, मासिक चक्र को 4 हार्मोन के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रण की जाती है। इन चारों हार्मोन का नाम है LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और इन सब का क्या योगदान है, अब जस्ट आप लिंक कर पाएंगे चीजों को, बातों को, अगर आप धैर्य से बने रहेंगे तो, है ना। आगे सीखिए। ये जो LH और FSH है, इसको स्रावित करता है कौन? पीयूष ग्रंथि स्रावित करता है ना। और ये एक तरह का प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन होता है, और इसका स्रावन कौन करता है? अंडाशय से स्रावित होते हैं, है ना। और इनका स्रावन अंडाशय से होता है, और ये एक तरह का लिपिड का बना हुआ क्या है? ये हार्मोन है। आगे सीखिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि मासिक चक्र
को ना 4 भागों में, 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है ना। कौन कौन से प्रावस्था है? तो रजोस्रावी प्रावस्था है ना, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था या उसी को हम लोग कह देते हैं परचुरोद्भवन, और तीसरा है अंडोत्सर्गी प्रावस्था, और चौथा है स्रावी प्रावस्था या फिर ल्यूटियल प्रावस्था। ये 4 प्रावस्थाएं हैं मासिक चक्र के। और ये प्रावस्थाएं क्या है, इसका मतलब क्या है, ये होता क्या है, ये अभी अभी आप आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे, है ना। चलिए, क्या है, जैसे ये देखिए, ये एक महिला है ना, और आपको पता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्रंथि पाया जाता है जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं, और उसके ठीक नीचे दो, मतलब एक ही ग्रंथि है लेकिन 2 भाग में बटे हुए ग्रंथि है जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। जब ये महिला 11 से 13 वर्ष की होती है तब इनके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जीएनआरएच, और ये जीएनआरएच पहुंचते हैं कहाँ? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में। फिर क्या होता है, ये पीयूष ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। कौन कौन से? एलएच, जिसका दूसरा नाम है आईसीएसएच, और एफएसएच। अब क्या होता है, ये हार्मोन तो मस्तिष्क में स्रावित हुआ, मस्तिष्क में बना और वहां से स्रावित हुआ। अब क्या है कि ये दोनों हार्मोन रक्त के द्वारा, रक्तवाहिनी के द्वारा आते हैं कहाँ? मादा के अंडाशय में। कहाँ आ गए? मादा के अंडाशय में। और आपको पता है मादाशय के अंडाशय के जो बीच वाले भाग है जिसे हम लोग मेड्यूला कहते हैं, जिसमें रक्तवाहिनी होते हैं, इस रक्तवाहिनी के थ्रू कहाँ आ गए? मादा के अंडाशय में, एलएच और एफएसएच। और आप पिछले लेक्चर में सीख चुके थे क्या कि जो मादा बच्चे हैं उनमें जो अंड जनन शुरू होता है वो कब होता है? जब वो माँ के गर्भ में रहती हैं तब। और जब वो पैदा हो जाती हैं उनसे लेकर के जब वो 11 से 13 वर्ष की हो जाती हैं तब तक उनके एक अंडाशय में प्राथमिक पुट्टक की संख्या कितनी हो जाती है? 60 से 80 हजार एक अंडाशय में। क्या चीज की संख्या? प्राथमिक पुट्टक की संख्या। अब ध्यान सुनेंगे, ये प्राथमिक पुट्टक एफएसएच और एलएच, खास करके एफएसएच के कारण इसमें विकास होना शुरू होता है और ये बन जाते हैं क्या? द्वितीयक पुट्टक। और आपको पता है पिछले क्लास में आप सीखे हैं इसमें क्या क्या बदलाव आता है, तो क्या बनते हैं? द्वितीयक पुट्टक, है ना। ग्रैनुलोजा कोशिका की संख्या परत बढ़ जाती है ना, और सभी ग्रैनुलोजा कोशिका के बाहर एक विशेष कोशिकीय परत का निर्माण होता है, थीका कोशिकीय परत का निर्माण हो जाता है, और इस स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक पुट्टक। इसके बाद द्वितीयक पुट्टक में वापस से एफएसएच के कारण से फिर से बदलाव होता है और क्या बनते हैं? तृतीयक पुट्टक। और तृतीयक पुट्टक में क्या होता है? थीका परत की 2 परत बन जाते हैं। थीका परत यहाँ पे कितने? 1, और अब कितने परत बन जाते हैं? 2, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अंदर वाले थीका के परत को हम लोग कह देते हैं अंतर प्रावरक, है ना, या थीका इंटरना बोल देते हैं। ये थीका इंटरना एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजेन, और बनाता है इनहिबिन। ये 2 हार्मोन बनाते हैं। कौन? थीका इंटरना। ये हार्मोन क्या करता है? एस्ट्रोजेन हार्मोन यहां से स्रावित होकर के रक्त में आ जाता है, और रक्त के द्वारा धीरे धीरे अंडाशय से निकल करके एंडोमेट्रियम परत जो है, गर्भाशय के 3 परत हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे बाहर वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाला एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम परत में आ जाते हैं रक्त के द्वारा। कौन? एस्ट्रोजेन हार्मोन। एस्ट्रोजेन हार्मोन आ गया, और आने के बाद क्या करता है? जो एंडोमेट्रियम की परत होती है उनको विभाजन के लिए प्रेरित करता है कि विभाजन करिए आप। और जब एंडोमेट्रियम की परत विभाजन करती है ये काफी क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। कितनी मोटी? तो 2 से 3 mm मोटी हो जाती है एंडोमेट्रियम।
है ना, किसी कारण से, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से। और एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बना रहा था? तो जो पुटक है, पुटक में जो अंदर वाली थीका परत है जिसका नाम है थीका इंटरना, उनकी कोशिका बनाती है एस्ट्रोजन। आगे सीखिए। और एस्ट्रोजन एक और काम करता है, एस्ट्रोजन एक और काम करता है, और साथ में इनहिबिन भी क्या काम करता है? ये रक्त के द्वारा जाते हैं कहाँ? मस्तिष्क के पास, हाइपोथैलेमस के पास, और इनहिबिन और ये एस्ट्रोजन ये आते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और एलएच और एफएसएच को क्या करते हैं? निगेटिव फीडबैक देते हैं, जिस कारण से इसकी मात्रा क्या होने लगती है? कम होने लगती है। अब आगे सीखिए। अब क्या होता है इसके बाद कि एफएसएच की मात्रा तो कम हुई, लेकिन इतना जरूर बची हुई रह जाती है कि ये जो तृतीयक पुटक बना हुआ है, ये बन जाते हैं, किस में बदल जाते हैं? ग्राफी पुटक में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ग्राफी पुटक में। और क्या क्या बदलाव आता है? तो ये द्वितीयक अंडजनन कोशिका के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं, उसके बाहर एक कोशिकीय आवरण जिसको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, ये बन जाता है ना। और अत्यधिक मात्रा में ये एस्ट्रोजन स्रावित करता है। कौन? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफी पुटक, है ना। अब ध्यान से सुने। अत्यधिक मात्रा में जो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, इस कारण से जनरली क्या हो रहा था कि एस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक दे रहा था एलएच और एफएसएच को, लेकिन एस्ट्रोजन का अत्यधिक मात्रा अचानक से सडनली, जब एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जा रही है? अत्यधिक हो जा रही है, तब ये हाइपोथैलेमस को अचानक से पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसके लिए? एलएच के लिए भी और एफएसएच के लिए भी। किसकी अधिक मात्रा? एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा, जिस कारण से अचानक इसमें एलएच की और एफएसएच की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, और खास करके एलएच की मात्रा ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसे हम लोग एलएच सर्ज कह देते हैं। और एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण ग्राफी पुटक क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और ग्राफी पुटक टूट जाते हैं, जिसके कारण ग्राफी पुटक के अंदर से ये अंड कोशिका या द्वितीयक अंडजनन कोशिका बाहर निकलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन होना, या अंडोत्सर्गी प्रावस्था भी कह देते हैं। और आपको पता है अंड कोशिका क्या है? अचलयमान है। तो जब ये अंडवाहिनी नली के अंदर प्रवेश करते हैं, तो अंडवाहिनी नली के अंदर आंतरिक भित्ति ये बने होते हैं रोमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक के, और ये जो रोम जैसी संरचना है, ये गति करती है और अंड कोशिका को कहाँ पहुंचा देता है? तो अंडवाहिनी नली के सबसे चौड़े भाग में, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्पुला, है ना। और यहाँ पे ये शुक्राणु का इंतजार करती है लगभग 24 घंटे ही। 24 घंटे के भीतर तक अगर शुक्राणु आता है तो यहाँ निषेचन हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? ये जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो बचा हुआ ग्राफी पुटक है, जिसमें से क्या निकल चुका है? ये बीच वाला चीज, यानी कि द्वितीयक अंडजनन कोशिका वगैरह निकल चुका है। ये ग्राफी पुटक अब बदल जाता है पीले रंग के संरचना में, जिसे हम लोग नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम खूब अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का निर्माण करते हैं, और साथ में कुछ तिनका सा एस्ट्रोजन भी बनाते हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा में क्या बनाते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। अब देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन भी जाता है रक्त वाहिनी के द्वारा, कहाँ? गर्भाशय में। और ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन कौन है? ये प्रोजेस्टेरॉन है। मान लीजिए ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है?
जो गर्भाशय के अंदर वाला परत है जिसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम, उसको सुरक्षा देता है, उसको टूटने से रोकता है और साथ में इसके वृद्धि को भी बढ़ाता है कि इसमें खूब सारा क्या हो, विकास हो, और कितना विभाजन करके मोटी हो जाती है, तो 2 से 3 mm और मोटी हो जाती है। ठीक, आगे सुनिए। जब 24 घंटे के बाद यहाँ पे शुक्राणु नहीं आता है, तब ये बेचारी रोती हुई अंड कोशिका कहाँ आ जाती है, गर्भाशय में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, गर्भाशय में। ठीक है, और गर्भाशय में आने के बाद जब उन्हें लगता है अब निषेचन नहीं हो पाएगा, और ये इस चीज के बारे में इस समय तक जो है थोड़ा बहुत पता लगता है, किनको, कॉर्पस ल्यूटियम को भी पता लग जाता है कि निषेचन नहीं हो पाया है। फिर क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ था, जब इनको पता लगता है कि निषेचन नहीं हुआ है, खास करके जब कॉर्पस ल्यूटियम 11 से 13 दिन के हो जाते हैं निषेचन नहीं होने के बाद, तब ये कॉर्पस ल्यूटियम LH हार्मोन उस समय में काफी कम हो जाता है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम की मृत्यु हो जाती है या रूपांतरित होकर के ये श्वेत रंग के संरचना में बदल जाते हैं, जिसे क्या कह देते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस कह देते हैं, है ना। और जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम, बहुत कम या खत्म, और एस्ट्रोजन की मात्रा भी कम या खत्म। जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बच पाता है, नहीं रह पाता है, तो क्या होता है, ये जो सबसे अंदर वाली परत थी एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की अंदर वाली परत, ये यहाँ से टूटने लग जाती है, यहाँ से टूटने लग जाती है। और आपको पता हो, पिछले लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि एंडोमेट्रियम ग्लाइकोजेन का निर्माण करता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जब निषेचन हो जाता और भ्रूण बनता, तो वो भ्रूण इसी में आकर के जमा होता, इसी में आके एम्बेडेड होता, धंसता, और भ्रूण को यही खाना के रूप में दिया जाता है एंडोमेट्रियम के तरफ से। ठीक, तो भ्रूण तो बना नहीं, निषेचन तो हुआ नहीं, तो ये ग्लाइकोजेन और एंडोमेट्रियम की सारी दीवार टूटते हुए ब्लड के रूप में शरीर से बाहर आ जाते हैं। क्या क्या चीज इसमें रहता है, तो आपको पता है एंडोमेट्रियम में खूब सारे रक्त वाहिनियां रहते हैं, है ना, ब्लड है, और मरा हुआ क्या है, अंड जनन कोशिका है, और साथ में ग्लाइकोजेन है, ये सारी चीजें हैं। और किसी से गर्भाशय से एंडोमेट्रियम का टूट करके रक्त के रूप में बाहर निकलना, यही कहलाता है रजोस्रावी प्रावस्था, जो कि मासिक चक्र का क्या है, प्रथम प्रावस्था। दूसरा प्रावस्था किसको कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अंडाशय में जो पुटकों का विकास हो रहा है, किसके कारण से, LH और FSH के कारण से जो पुटक का विकास हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कह दे रहे हैं, दूसरा प्रावस्था, पुटकीय का विकास या पुटकीय प्रावस्था, या परचुरोध भवन। परचुरोध भवन वर्ड किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो पुटक बनता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की दीवार को मोटी करता है, और एंडोमेट्रियम की दीवार का मोटी होना ही क्या कहलाता है, परचुरोध भवन। एंडोमेट्रियम की दीवार मोटा होना ही क्या कहलाता है, प्रचुरोध भवन। ठीक है, आगे, ये तो दूसरा प्रावस्था हो गया। तीसरा प्रावस्था किसे कह रहे हैं, तो ये जो ग्राफी पुटक बन गया था, ये मासिक चक्र के लगभग 14वें दिन, आपको पता है कि एस्ट्रोजन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण से अचानक से LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक जाता है, जिस कारण से इस समय में LH और FSH की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, और LH की अत्यधिक मात्रा के कारण से ग्राफी पुटक टूट जाती है, और इसके अंदर से ये द्वितीयक अंडजन कोशिका या मादा युग्मक कह सकते हैं, या अंड कोशिका कह सकते हैं, ये बाहर आता है ना। इसी अवस्था को, इसी घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, अंडोत्सर्गी प्रावस्था, जो कि 1 दिनों का ही होता है। इसके बाद अंडोत्सर्गी प्रावस्था के बाद जो बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जस्ट तुरंत बाद, तो इस प्रावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, स्रावी प्रावस्था या ल्यूटियल प्रावस्था। स्रावी प्रावस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन वगैरह का हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, आगे सीखते हैं इस चीज का। ये पूरा मासिक चक्र का घटना है, ये चारों प्रावस्था ऐसे होती है, और इस चीज को हम लोग ग्राफ के रूप में भी पढ़ते हैं,
कुछ इस प्रकार से शॉर्ट करके। देखिए ये ग्राफ में हम लोग सीखते क्या क्या चीजें, ध्यान से देखिए। वही सारा चीजें है कि ये मासिक चक्र कितने दिनों तक का है, तो 28 या 29 दिनों तक का माना जाता है। ठीक है, इसमें 1 से लेके 5 दिन, पहले 1 से लेके 5 दिन तक में क्या होता है, तो एंडोमेट्रियम, ये क्या है, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम क्या हो रहा है, टूट रहा है और रक्त के रूप में स्रावित हो रहा है बाहर, है ना। और इस समय में LH और FSH की मात्रा लगभग नहीं रहती है, लेकिन इसके बाद से LH और FSH की मात्रा बढ़ने लगती है, और LH और FSH की मात्रा बढ़ने के कारण आपको पता है किसका विकास होगा, पुटक का विकास होगा। प्राथमिक पुटक से बन जाएगा द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटक से तृतीयक पुटक, तृतीयक से ग्राफी पुटक। और आपको पता है पुटक जब ये बनता है तो खूब सारा क्या बनता है, एस्ट्रोजेन। पुटक के किससे, थीका इंटरना से बनते हैं खूब सारे एस्ट्रोजेन। और ये एस्ट्रोजेन आपको पता है ये LH और FSH को क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, और आपको पता है ये पुटक से जो एस्ट्रोजेन निकला है, ये एस्ट्रोजेन कहाँ आता है, गर्भाशय में एंडोमेट्रियम परत को क्या करता है, वृद्धि करवाता है 2 से 3 माइक्रोमीटर। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ये जो तृतीयक पुटक है ये बन जाते हैं अब ग्राफी पुटक। और आपको पता है ग्राफी पुटक खूब अधिक मात्रा में क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। अब जब एस्ट्रोजन का मात्रा अचानक से अत्यधिक हो जाता है तो अचानक से LH और FSH दोनों को पॉजिटिव फीडबैक जाता है, जिस कारण से मासिक चक्र के 14वें दिन क्या हो जाता है, LH और FSH का मात्रा अत्यधिक अचानक से बढ़ जाता है। खास करके किसका मात्रा, LH का मात्रा, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, LH सर्ज भी कह देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, LH सर्ज के कारण से ग्राफी पुटक टूट जाता है और इसमें से ये अंड जनन कोशिका या अंड कोशिका बाहर निकल जाता है, और बचा हुआ ग्राफी पुटक किसमें बदल जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित कर रहा है, खूब सारा प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस ल्यूटियम जब डेथ हो जाते हैं तो श्वेत रंग के पिंड में बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो एस्ट्रोजन का मात्रा आप देखेंगे ये कब स्टार्ट हो रहा है, जब पुटक का विकास होना शुरू हुआ तब एस्ट्रोजन का मात्रा अचानक से यहां से बढ़ना शुरू हो रहा है। जब पुटक का विकास होना शुरू हुआ तब तक 0 था। उसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन का कब शुरू हो रहा है, तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल था नॉर्मल था नॉर्मल था, जब ये बना क्या, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, यहां से प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा बढ़ा है ना। आगे इसके बाद क्या है, ये एस्ट्रोजन देख रहे हैं, यहाँ के बाद ग्राफी पुटक खत्म, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का मात्रा खत्म, तो एस्ट्रोजन का मात्रा यहाँ से क्या हो गया, कम। लेकिन आपको क्या बताया था मैंने कि कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावन करते हैं, जो कि ये हल्का सा आगे जाकर के एस्ट्रोजन का मात्रा कुछ बढ़ा। और जब प्रोजेस्टेरॉन का सॉरी जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नष्ट हो जाएगा तो एस्ट्रोजन फिर से क्या हो जाएगा, खत्म। और प्रोजेस्टेरॉन भी बढ़ा तो था किसके कारण, कॉर्पस ल्यूटियम कारण से, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम लगभग 11 से 13 दिन के बाद निषेचन नहीं होने के बाद मर जाते हैं। जब ये खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन फिर से खत्म। और आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन जब खत्म हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम को फिर बचाएगा कौन, क्योंकि बाहुबली तो वही था, वही उसको सुरक्षा दे रहा था, तो फिर से एंडोमेट्रियम टूटने लगेगी। यही है मासिक चक्र की पूरी पूर्ण घटनाएं, है ना। ये इसका आरेखीय निरूपण है, ये बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आप नहीं समझे 2-3 बार रिपीट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मिलते हैं इससे पीछे और आगे वाले वीडियो में इससे रिलेटेड। चलिए, धन्यवाद। बंद होएगा।